बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सोक्रेट्स के बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई हैं, तो इससे आप लोग को ज़्यादा समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प होगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली जो सोक्रेट्स था ये एंशियंट ग्रीस में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस फिलोसोफर था। ये एथेंस ग्रीस में पैदा हुआ था अराउंड 469 और 470 BCE के राउंड अबाउट। इसने एथेनियन आर्मी में भी सर्व आउट किया था ड्यूरिंग पेलोपोनेशियन वॉर। ये बेसिकली दो लीग्स के बीच में लड़ी गई थी, एक थी एथेंस एंड दूसरी थी स्पार्टा। जो स्पार्टा थी ये बहुत ही ज़्यादा वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल किस्म की लीग थी, जिसका लीडर जो था लाइजेंडर नाम का बंदा था। और जो एथेंस थी ये बहुत ही ज़्यादा वीक और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नहीं थी ये। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और इनकी कॉजेज क्या थी? इन दोनों के बीच में एक राइवलरी चल रही थी, एज यू नो। ठीक है, क्यों चल रही थी? ताकि जो है ग्रीस में किसी एक की डोमिनेंस जो है उसका राज चल सके, या तो फिर वो स्पार्टा जीतेगी अगर वॉर, तो उनका राज चलेगा ग्रीस पे। अगर एथेंस जीतेगी तो उसका राज चलेगा ग्रीस पे। अब इन दोनों के जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उनकी बेसिस पे इनकी वॉर हुई थी। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कैसे थे कि जो एथेंस था वो सपोर्ट कर रहा था डेमोक्रेसी को, एंड जो स्पार्टा था वो सपोर्ट कर रहा था ओलिगार्ची को। अब डेमोक्रेसी और ओलिगार्ची ये दोनों जो है गवर्नमेंट की फॉर्म है, हुकूमत करने की एक सूरत है। ठीक है, डेमोक्रेसी इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब जितनी भी कम्युनिटी होती है एक कंट्री के अंदर, उनके बीच में वोटिंग सिस्टम चल रहा होता है, इलेक्शन सिस्टम चल रहा होता है। फिर जो इलेक्ट होता है वही बंदा जो है हुकूमत चलाता है, उसी के हाथ में जो है वो पावर आ जाती है, उसी के हाथ में अथॉरिटी होती है, उसी के हाथ में डोमिनेंस होती है। ठीक है, तो ये सपोर्ट करते थे एथेंस डेमोक्रेसी को। वाइल ऑन द अदर हैंड जो स्पार्टा था ये जो थे ओलिगार्ची नाम की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। ओलिगार्ची जो है बेसिकली इसमें जो डिसीजंस लेते थे ना वो रूलिंग एलिट्स होती थी। ठीक है, मतलब रूलिंग क्लास जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, जो कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अथॉरिटेटिव हो, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो। ठीक है, वो खुद डिसीजन ले सके, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम हो, लोगों की राय भी, ओपिनियंस का भी ख्याल रखा जाए, वो लोग इलेक्ट करें और देन गवर्नमेंट आगे प्रोसीड करे। ठीक है, तो ये स्पार्टा जो थे ओलिगार्ची को सपोर्ट कर रहे थे। तो इन दोनों के जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे इनकी बेसिस पे इनकी ये जो राइवलरी थी चल रही थी, और इसी वजह से ये पेलोपोनेशियन वॉर हुई थी। लेकिन जो हमारे पास सोक्रेट्स है इसने हम सपोर्ट किया था एथेंस को, इसने एथेनियन जो आर्मी थी उसको सपोर्ट किया था, मेन डेमोक्रेसी का सपोर्टर था ये। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो जो प्लेटो है, एज यू नो वेरी वेल कि ये सोक्रेट्स का स्टूडेंट था। ठीक है, लेकिन ये डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करता था, क्योंकि इसको लगता था कि ये चीज अनस्टेबल जो है वो फिनोमेना जो है उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, मतलब इसमें हर एक की जो राय है उसको देखा जाता है, ना कि एक पॉजिटिव पॉइंट को लेकर चला जाता है। तो अब जो एरिस्टोटल था वो आर्ग्यू करता था कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ टायरेनी को सपोर्ट करती है, और जो ओलिगार्ची है वो करप्शन को सपोर्ट करती है। ठीक है, मतलब कि जो टायरेनी होती है ना, इसमें हम लोग देखते हैं कि यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस का यूज करके आप लोग अपने पर्सनल गेन्स को हासिल करते हो, अचीव करते हो। ठीक है, मतलब आप लोग लोगों पे फोर्सिबली अपनी जो ओपिनियंस हैं उनको राइज करते हो और फिर अपने पर्सनल गेन्स
अचीव करते हो। तो ये कहता था कि ये डेमोक्रेसी भी नहीं सही है, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू जो थे वो उसके लिए आर्ग्यू कर रहा था, ठीक है। और जो ओलिगार्ची है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ये करप्शन को लीड कर रही थी। मींस के लोग ब्राइबरी दे के, करप्ट होके जो है अपने पर्सनल गेन्स को अचीव कर रहे थे। और ये मेथड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल दिस इज द ओलिगार्ची, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इन दोनों के बारे में, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने सोक्रेट्स के फर्दर फैक्ट्स के बारे में। ये बंदा जो था ना सोक्रेट्स, ये अपने एक बहुत ही ज्यादा फेमस चीज के लिए पहचाना जाता है, रिकग्नाइज है, वो है सोक्रेटिक मेथड। अब जो सोक्रेटिक डायलॉग की टर्म थी ये एरिस्टोटल ने कॉइन की थी, लेकिन इस सोक्रेटिक डायलॉग के जो ऑथर्स हैं वो हैं ज़ेनोफोन एंड प्लेटो, जो कि स्टूडेंट्स हैं सोक्रेट्स के, ठीक है। सोक्रेटिक मेथड होता क्या है? सोक्रेटिक मेथड गाइज होता है कि आर्ग्यूमेंटेशन, ठीक है। दो लोग हैं, उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है टू रीच एट अ हायर ट्रूथ और रियलिटी, ठीक है। अब ये जो सोक्रेट्स था ना, ये मामूली चीजों में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग किया करता था, इंटेरोगेशन करता था, ये इसकी एक हैबिट थी, ठीक है। ये बचपन से ही हर चीज को लेके क्वेश्चन करता था। अब इसके इस जो आर्ग्यूमेंटेशन या इंटरोगेशन की बेसिस पे जो हमारे पास प्लेटो हैं, ठीक है, या ज़ेनोफोन है, उन्होंने इस मेथड को मतलब दुनिया के सामने लेके आए, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो बंदा था ना, इसके कोई भी ऐसे वर्क्स नहीं थे जो कि सरवाइव हुए थे थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है। तो उसके जो आइडियाज थे या उसकी जो इंटरप्रिटेशंस थी, उनको यूज किया इनके इसके स्टूडेंट्स ने, दुनिया को बताया, ठीक है। अब ये जो सोक्रेटिक मेथड है ना, ये एक फिलोसॉफिकल टेक्निक है या फिर एक आर्ग्यूमेंटेटिव डायलॉग की एक फॉर्म है जो कि इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, ठीक है। अब एक बंदा है, उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा बंदा है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट हैं, तो मतलब वो आर्ग्यूमेंट चलेगा दोनों के बीच में, जक्सटापोज्ड और कंट्राडिक्टरी आइडियाज की बेसिस पे। अब जो आर्ग्यूमेंटेशन चल रहा है, चल क्यों रहा है? ताकि वो एक रियल ट्रूथ के ऊपर जो है वो पहुंच सके, ठीक है, या फिर रियल अंडरस्टैंडिंग कर सके, ठीक है, कि एक्चुअल में मैटर क्या है, ठीक है, सोल्यूशन की तरफ जा सके। अब जो ये हमारे पास सोक्रेट्स था ना, इसने हमें बताया कि ये क्यों जो था इंटरोगेशन करता था, ताकि ये क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज कर सके, एजम्पशंस को एक्सपोज कर सके और न्यू आइडियाज को जनरेट कर सके, ठीक है। मतलब कि इसका मीन ये था कि ऑब्वियसली दो जो है बेसिकली अगर आइडियाज जो हैं मिलते हैं, उससे एक नया आइडिया जनरेट होता है। जैसे कि हम लोग अगर देखें तो हेगेलियन डायलेक्टिक्स हैं, उसमें क्या होता है कि दो कंट्रोडिक्टरी आइडियाज मिलते हैं, फिर हायर ट्रूथ पे पहुंचा जाता है उन रीजन्ड आर्ग्यूमेंटेशन की बेसिस पे। तो सेम इज द थिंग विद दिस, ठीक है। आइडेंटिकल है ये टर्म्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो सोक्रेट्स था, ये एथिक्स एपिस्टेमोलॉजी पे फोकस करता था। एपिस्टेमोलॉजी हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉलेज की नेचर, रियलिटी या फिर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की जो लिमिट्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका फोकस था, ठीक है। अगर कोई इंसान आता, वो कोई क्वेश्चन करता या फिर वैसे कोई बात करता, ये उसके ऊपर क्वेश्चन कर देता, और अगर वो आंसर करता, वो फिर से उसके ऊपर एक और क्वेश्चन जो है वो राइज कर देता। तो ये इसकी एक नेचर थी, ठीक है। ये कहता था नॉलेज जो है वो लिमिटेड नहीं है, एक बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज होती है। इसने नॉलेज को डिनाई भी किया। इसने क्लेम किया आई नो दैट आई नो नथिंग, ठीक है। मतलब कहता है मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो मतलब दिस इज द कैटेगरी कि ये बहुत कुछ जानता है, कि इसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो किस कदर वास्ट है, कि अभी वो कभी भी वो कहते हैं ना, नॉलेज का जो दरिया है वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो सेम इज द थिंग दिस के ये कहता है कि जितना हो सके हम लोग नॉलेज लें अपने क्वेश्चंस के थ्रू। आज भी अगर देखो तो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि वो उनसे क्वेश्चन करें,
ठीक है, ताकि उनको आंसर मिल सके या एक न्यू आइडिया जनरेट हो सके। तो ये बेसिकली सोक्रेटिक मेथड ही है। अच्छा, तो ये बंदा जो था ये सेल्फ नॉलेज और इंट्रोस्पेक्शन पे बिलीव करता था। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो रहा है, आप लोग उसको इंट्रोस्पेक्ट करो, आप लोग उसका आंसर फाइंड आउट करो, आप लोग उसको क्वेश्चन के शेप में पूछो ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके। अब इसने कहा था एडवोकेटेड फॉर द कंसेप्ट ऑफ नो दाई सेल्फ, कि खुद को पहचानो, ठीक है, कि आप लोग क्या हो, ठीक है, आप लोगों के पास क्या नॉलेज है। ये खुद को इग्नोरेंट समझता था, इसको लगता था कि इसके पास जीरो अमाउंट नॉलेज है, इसको ही हैज अ लिटिल नॉलेज, इसको कोई इतना नॉलेज या एजुकेशन नहीं इसके पास। ओके, सो इसके जो आइडियाज थे उन्होंने प्लेटो और एरिस्टोटल को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है, और उन्होंने अपनी फिलोसफीज या आइडियाज जनरेट किए विद द हेल्प ऑफ सोक्रेटिक आइडियाज। अब जो सोक्रेट्स थे उसके बहुत ज्यादा नोटेबल स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि प्लेटो हैं, जीनोफोन हैं, एरिस्टाइपस हैं, एंटीथेन्स हैं, क्राइटो हैं, फाइडो हैं, एल्सीबाइट्स हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि आपको कि कौन से ज्यादा नोटेबल स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो आप लोग इनके नेम्स देखने में आप लोगों को जूम इन कर देती हूँ। ऑलराइट, सो गाइज, जो जीनोफोन थे ये एक हिस्टोरियन थे, फिलोसोफर थे और सोक्रेटिक डायलॉग के ऑथर भी थे। वाइल ऑन द अदर हैंड जो प्लेटो थे ये भी फाउंडर थे ऑफ द एथेंस एकेडमी एंड फिलोसोफर थे एज वेल एज सोक्रेटिक डायलॉग के ऑथर भी थे। ओके, सो अब अगर हम लोग सोक्रेट्स के ट्रायल की बात करें तो इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि ये बंदा गोड्स को नहीं मानता, इवन दो ये कंसीडर करता है कि गोड्स होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये इवन यूथ को भी जो है वो बेसिकली मिसगाइड कर रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को जो है उनसे क्वेश्चन करे, ठीक है, उनसे उनकी रिलीजन के बारे में क्वेश्चन करे, ठीक है। तो मतलब ये उसके अकॉर्डिंग ये यूथ को जो है वो बेसिकली करप्ट कर रहा है। एंड बेसिकली ये एक्यूज किसने किया था, कौन थे इसके एक्यूजर, वो थे मैलेटस, ठीक है, एनेटस एंड लाइकन। अब जो मैलेटस था ना, इसने कहा कि ये बंदा जो है बेसिकली ये गॉड्स के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन कर रहा है कि गॉड है ही नहीं। ये यूथ को मिसगाइड कर रहा है कि वो जो है अथॉरिटी या पावर होल्डर से क्वेश्चन करें, ठीक है, और प्लस ये न्यू आइडियाज अपने से जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसने जो सोक्रेट्स था इसने अपने ऊपर जो ये लगने वाले इल्जाम थे इसको डिफेंड जरूर किया था, लेकिन इसको डेथ, मौत की सजा सुना दी गई, ठीक है। इसने अपने आप को बचाने से या एस्केप हासिल करने से इनकार कर दिया था, या फिर ये भी इनकार कर दिया था कि ये हुकूमत से अपील नहीं करेगा कि इसको माफ कर दे और ये एग्जाइल हासिल कर लेगा, कहीं और चला जाएगा एथेंस को छोड़ के। तो इसने जो है बेसिकली अपनी इस जो लक थी इसको एक्सेप्ट किया और अपनी जो सजा थी उसको कबूल कर लिया। इसने हेमलॉक नाम का जहर पी लिया था, ठीक है, और ये मर गया, ठीक है। अब जो ये सोक्रेट्स है ना, इसको इंटेलेक्चुअल फ्रीडम या मार्टाइडम नाम के सिंबल से जाना जाता है। आज भी याद किया जाता है इसकी इस कोट को कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, या ऐसी जिंदगी किसी भी किस्म की कोई कीमत नहीं रखती जो कि जिसके ऊपर एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है, या फिर जिसको सही से एग्जामिन ना किया जाए, यानी कि इंट्रोस्पेक्ट ना किया जाए। अगर आप लोगों के पास कोई माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको ज़रूर इंटेरोगेट किया करें, उसकी जड़ तक पहुंचा करें। दैट वुड बी मोस्ट
एफिशिएंट एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। नेक्स्ट आप मुझे बताइए कि कौन से फिलोसोफर या क्रिटिक या कोई भी आपको लगे ऑथर है, उसके बारे में अगर आप लोग फैक्ट्स जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों को इसी तरह से डिटेल में बताऊंगी, प्लस लिख के आप लोगों को नोट्स शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ का अच्छे से आइडिया हो जाए। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस तरह के नॉलेज को गेन करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अल्लाह हाफिज़।